ये सेकंड यूनिट, इसमें ने आपको किन चार लोगों के बारे में। एक तो वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा। कल मैंने टाइमलाइन आपको भेजी थी। टाइमलाइन बराबर से ने समझ के उसको लिखा गया है। उसमें से 3 से 4 एमसीक्यू, 4 से 5 एमसीक्यू में तो बोलता हूँ, उसके अंदर से आएंगे। और इसमें ने एमसीक्यू निकालने बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं जो बोलूँ ना उसको साथ में अंडरलाइन करते जाना। इसमें महाभारत लिखने वाले व्यास, अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौटिल्य, मनुस्मृति लिखने वाले मनु, और शुक्र नीति बाई शुक्र। अब इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा किसके ऊपर सोचती थी? इश्यू ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी पैसा लोगों के पास से आएगा कैसे और पैसे को लोगों के ऊपर खर्च कैसे किया जाएगा, टू बी ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस। एंड दिस इज वाई महाभारत, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एंड शुक्र नीति सार provide detailed descriptions of the ways and means of creating an abundant treasury। ट्रेजरी का मतलब कोष, बाजू में जो ब्रैकेट में लिखा है ना कोष। कोष का मतलब क्या होता है कि वो जगह जहां पे सारा खजाना रखा जाता है, ट्रेजरी यानी खजाना। विच इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ, ये आएगा एमसीक्यू में, 7 organs ऑफ द स्टेट मशीनरी, जिसको सप्तंगा बोला जाता था। सप्त यानी 7, अंग यानी के ऑर्गन, 7 अंग, तो इसको सप्तंग बोलते हैं। दिस ट्रीटीज, देखो ट्रीटीज का मतलब जो आर्टिकल हमको मिले ना अलग अलग, वो आर्टिकल का मतलब होता था कि रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट किया जाए, अलॉन्ग विद डिस्क्राइबिंग द मोड्स ऑफ टैक्सेशन, और टैक्सेशन कैसे लोगों के ऊपर लगाया जाए। मोड्स ऑफ टैक्सेशन मतलब कैसे टैक्स को लगाना है लोगों के ऊपर, विद स्पेसिफिकेशन फॉर लेविंग नॉर्मल एंड एडिशनल टैक्सेस इन डिफरेंट कंडीशन एंड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिटीजनरी। सिटीजनरी का मतलब होता है पब्लिक, सिटीजनरी यानी पब्लिक। तो लोगों के ऊपर किस तरह से अलग अलग टैक्स लगाया जाए, और टैक्स अलग क्यों लगाना है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अलग टैक्स लगता है, और एडिशनल टैक्सेस कब, जब इमरजेंसी आती थी ना तब एडिशनल टैक्स लगाया जाता। अब यहाँ पे इमरजेंसी का मतलब क्या हो जाता? इमरजेंसी यानी किसी दूसरे राज्य के साथ में जब लड़ाई हो ने तो वही इमरजेंसी। द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज क्रूशियल एंड इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल यानी जेना वगर चाले ना, अनअवॉइडेबल बोल सकते हो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दिस वाज रियलाइज्ड बाय द ऑथर्स ऑफ मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एंड शुक्र नीति सार। फाइनेंशियल प्लानिंग एक्नॉलेज किसने किया? मनु, कौटिल्य और शुक्र ने। वो लाइफ ब्रेथ ऑफ द स्टेट है। लाइफ ब्रेथ यानी ऐसे बोले ना, प्राण वायु जिसको बोलते हैं उसको लाइफ ब्रेथ बोलते हैं, यानी जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए ना वो ऑक्सीजन बोल सकते हैं इसको। as much as it is now accepted by the modern state. Recognizing the extraordinary significance of finance in the political administration of the state, it was stated that all undertakings depend upon finance and the king should look to the treasury first. राजा को सबसे पहले किसकी तरफ देखना चाहिए? ट्रेजरी यानी खजाना। याद रखो, रिसिट और एक्सपेंडिचर दोनों को बराबर से ध्यान में रख के करना चाहिए, और किंग कभी भी अपने आप को फाइनेंशियल डिफिकल्टी में ना देखे, यानी पैसे उसके पास कभी उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मिलिट्री डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी के साथ में लड़ाई के टाइम पे अपने पास हथियार ना हो, ऐसा ना हो, राइट। द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया वाज अ वेलफेयर स्टेट। अब ये भी अंडरलाइन करो, वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब राजा का काम क्या था? प्रजा का भला देखना। एंड द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑफ द private purse of the king were mobilized and directed towards the welfare of the people। तो जो भी स्टेट ट्रेजरी, प्राइवेट पर्स का मतलब स्टेट ट्रेजरी यानी राजा का खजाना जो भी होता था, वो कहाँ से पैसे लाने हैं और कहाँ खर्च करने उसी के बारे में, लेकिन प्रजा के ऊपर खर्च करने के बारे में सोचते थे। Thus the economic organization of ancient India had been a rational यानी समझदारी वाला, and a practical synthesis यानी मिक्सचर, दोनों का मिलाप होना, बिटवीन द रियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट व्यू। रियलिस्ट यानी
जमाने के मुताबिक चलना, और आइडियलिस्ट का मतलब जो सही है ने उस तक पहुंचना। व्यूज ऑफ लाइफ एंड लिविंग पैटर्न बेस्ड ऑन धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। चार चीजें याद रखना है, ये चार चीजें ये एमसीक्यू के अंदर आएगा। विच ऑफ द फोर थिंग्स? सबसे पहले धर्म आता है। धर्म का मतलब राइटियसनेस, आगे लिखा है देखो एक लाइन छोड़ के, राइटियसनेस इज कॉल्ड धर्म। ये भी अंडरलाइन करना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो सही और गलत का डिसीजन करना उसको धर्म बोलते हैं। अर्थ यानी पैसे कमाना, काम यानी डिजायर को पूरी करना, और चौथा आता है मोक्ष यानी परमात्मा के साथ में मिल जाना, मौत। The fundamental principle of taxation in ancient India, however, is depicted in all these work. Depicted यानी shown, SHOWN, बताना, was overwhelmingly righteous. Righteous यानी सही गलत का डिफरेंस करके सही को चुनना, उसको righteous बोला जाता है। Righteousness is called dharma. देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है ये। द लॉर्ड क्रिएटेड धर्मा फॉर द एडवांसमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द क्रिएचर। धर्म का संकलन यानी ग्रोथ इसलिए किया गया जिससे इंसान और इंसान का सिविलाइजेशन वो सीधे रास्ते पे जा सके। फॉर दिस रीजन अ किंग शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स। डिक्टेट्स का मतलब होता है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ऑफ धर्मा फॉर बेनिफिटिंग इज सब्जेक्ट, यानी अपने सब्जेक्ट का भला हो वैसा काम करना है। द ऑथर ऑफ महाभारत, देखो डिक्टेट्स लिखा है ना, डिक्टेट्स, इसका मतलब होता है ऑर्डर्स, यानी धर्म के अंदर जो लिखा है ना वही करना है आपको। द ऑथर ऑफ महाभारत हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल एंड थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द टैक्स सिस्टम। अपने यहाँ पे फोकस किस पे करना है? खाली टैक्स सिस्टम पे। तो देखिए पहला टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन इन महाभारत। अब लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टैक्स महाभारत में with a view to giving logical background to the foundation of taxation makes it evidently clear that, underline करो, tax is not at all related to causing fear among citizens। टैक्स का मतलब डर पैदा करना नहीं है। स्नेचिंग मनी फ्रॉम द रिच, छीन लेना, स्नेचिंग यानी लोगों पैसे वालों के पास से पैसा छीन लेना, और नॉट गिविंग द ड्यू टू समवन, या किसी से पैसा ऐसा जिसका हक बनता है उसके पास से पैसा छीन लेना, या तो उसको पैसा ना देना, ये भी नहीं होता है। रादर इट इज ओनली अ प्री रिक्विजिट और प्री कंडीशन ऑफ सिस्टम फॉर्मुलेशन, पीपल प्रोटेक्शन एंड सेफ एनवायरमेंट क्रिएशन बाय द स्टेट। तीन बातें, एक तो सिस्टम बनाना, दूसरा लोगों का प्रोटेक्शन करना, तीसरा अच्छा एनवायरमेंट बनाना। जो कौन करेगा? राजा करेगा, यानी स्टेट करेगा। इसके लिए ये प्री रिक्विजिट यानी रिक्वायरमेंट કહેવાય ને, પહેલાથી રિક્વાયરમેન્ટ એટલે પ્રાથમિક જરૂરિયાત, એને પ્રી રિક્વિઝિટ એટલે પ્રાથમિક જરૂરિયાત। द किंग इज एक्सपेक्टेड, ये अंडरलाइन करना, द किंग इज एक्सपेक्टेड टू रेगुलरली अटेम्प्ट टू कीप हिज ट्रेजरी फुल एंड रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब रिफिल, जो स्टेट की ट्रेजरी है ना उसको भर देना है, उसको भरा हुआ रखना है, खाली हो जाए तो वापस भर देना है। ही मस्ट बी लाइक यमराज while doing the justice, न्याय करने के टाइम पे यमराज जैसा बनेगा, और कलेक्टिंग मनी के टाइम पे कुबेर जैसा बनेगा। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। he should constantly keep in view all the important aspects of growth and loss of income, यानी पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा ये दोनों देखना है। द किंग शुड नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय द वेल्थ ऑफ अदर्स, पर वो दूसरे किसी की संपत्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। he should ensure that one gets whatever is due to him। इसको क्या ध्यान में रखना है कि इंसान को वही मिलेगा जितना उसके पास होना चाहिए। द किंग शुड मेंटेन वेलर, वेलर का मतलब होता है ब्रेवरी, बहादुरी, ट्रूथफुलनेस एंड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब सहनशीलता, टॉलरेंस इन हिज बिहेवियर। बीइंग सो द किंग विल नेवर पेरिश, यानी राजा कभी खत्म नहीं होगा अगर ऐसा करेगा तो। महाभारत एम्पैथिकली पॉइंट्स आउट दैट द किंग शुड नेवर सीज मनी। क्या लिखा है? कितना भी सामने वाला खराब आदमी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास से पैसे छीनने नहीं है कभी भी। विकेट पीपल एज पनिशमेंट, ही शुड डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग्स गुड पीपल एज व्हेन द नीड बी। जरूरत पड़े ने तो गरीबों के को पैसा देना भी है।
This whole system of taxation in Mahabharata receives its logical foundation in the motive of the author when he announces that the continuing duty and obligation, continuing का कुछ अलग यहाँ लिखा होगा, हाँ पेरेनियल लिखा है ना, पेरेनियल, उसको कंटिन्यूइंग लिखना है आपको। ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द किंग्स, राजा का धर्म क्या होता है, यानी राज धर्म किसको बोलते हैं कि प्रजा को खुश रखना। द किंग शुड इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब ड्रिंक टू डाइजेस्ट होता है उसका मीनिंग, यानी उसको इन्हें ऐसी बात गले में उतार के हजम कर लेनी है कि ट्रूथ यानी सच्चाई का उसको प्रोटेक्शन करना है और अपने बिहेवियर में सिंप्लिसिटी लानी है, यानी सरलता इन देयर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। अब देखो इजीली एक्सेप्टेबल टैक्स सिस्टम, द किंग मस्ट मेक अरेंजमेंट फॉर योगक्षेम। अब ये योगक्षेम का मतलब क्या, योगक्षेम यानी सबका भला हो, उसको योगक्षेम बोला जाता है। ऑफ द पॉपुलेस, पॉपुलेस का मतलब पब्लिक, लोगों का भला हो, बाय वे ऑफ अबेंडनिंग एनी केयरलेसनेस एंड बाय गवर्निंग द स्टेट इन द लाइन ऑफ धर्मा along with collecting taxes which are in consonance with the dharma। consonance यानी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी मैच करे ना, ऐसा होना चाहिए, यानी जो धर्म में लिखा है ना वैसे ही टैक्स आपको कलेक्ट करना है। धर्म इज एसेंशियली फार अवे फ्रॉम रिलीजियन। हाँ अब ध्यान दे, जिसको धर्म बोलते हैं ना वो रिलीजियन से बहुत दूर है। रिलीजियन यानी पूजा पाठ होता है, धर्म का मतलब सही या गलत में से सही को चुनना। सो नो वन should understand that the taxes have to be levied and collected as per religious command। यानी कोई ऐसा ना समझे कि शास्त्रों में लिखा है इसलिए अपने को टैक्स कलेक्ट करना, ऐसा नहीं है। द किंग वो एनगल्फ्ड इन ग्रीड, एनगल्फ यानी सिकंजे में गिरफ्तार जो होता है ना उसको एनगल्फ बोला जाता है। इन ग्रीड यानी लालच, और एंडरमेंट ऑफ मनी पुट्स टू ट्रबल यानी वांट ऑफ मनी, एंडरमेंट का मतलब यानी जिसके पास पैसे हो ही ना, puts to trouble his citizens and subjects by way of collecting more and more money through forcible taxation is essential on a path of self destruction। यानी अगर राजा समझो कि जोर जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करता है लोगों के पास से तो वो अपने आप का सर्वनाश करेगा, ऐसा बोला गया, राइट। Should the king want to enjoy his authority and wish to increase enormously his treasury, he should always take reasonable money from the subjects in the form of taxes and protect the state by fair means। रीजनेबल मनी उसको लेना चाहिए लोगों के पास से, ऐसा नहीं कि टैक्स खाली अपनी तिजोरी भरने के लिए सामने वाले से कलेक्ट करते जाओ लेकिन उसकी कंडीशन ना देखो, ये गलत। फिर लिखा है सेंसिटिव एंड लिबरल टैक्सेशन, लिबरल यानी बहुत आसान। It has been definitely accepted and recognized that the fundamental objective of state formation is the fearlessness coexistence of citizens in a secure environment of faith, belief and trust in the authority of the state। ये अंडरलाइन करना है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिटीजन्स राजा के साथ में ग्रो करेंगे, जितना राजा अमीर बनेगा उतने सिटीजन्स भी अमीर बनेंगे। तो भरोसा होना चाहिए ऑथोरिटी के ऊपर, thereby resulting in respect and regard towards it, which results in giving legality to the functioning of the state as well as its regulating power and capacity to protect। तो यहाँ पे लीगालिटी का मतलब कायदेसरता, किसी चीज की कायदेसरता कब आती है कि जब वो लोग एक्सेप्ट करें, कायदा तब बनता है जब लोग उसको एक्सेप्ट करें। द महाभारत प्रोक्लेम्स, प्रोक्लेम यानी दावा करना, प्रोक्लेम्स लिखा है इसका मतलब दावा करना यानी क्लेम। प्रोक्लेम का मतलब क्लेम, पर उसका मीनिंग थोड़ा हल्का हो जाएगा अगर प्रोक्लेम को क्लेम लिखेंगे तो। दैट द बेस्ट अमॉन्ग किंग्स इज वन हु हैज एंश्योर्ड दैट हिज सब्जेक्ट्स लिव एंड रोम अराउंड फ्रीली fearlessly and confidently throughout the state just like children live freely without any fear in the house of their father। बाप के घर में बच्चे कैसे आराम से घूमते फिरते हैं वैसे ही राजा के राज के अंदर उनकी प्रजा घूमनी फिरनी चाहिए, कोई भी डर के माहौल के बिना, ऐसा उसका मकसद होना चाहिए। द किंग हैज टू इंस्टिल, इंस्टिल यानी डेवलप, इंस्टिल का मतलब होता है डेवलप अ फीलिंग ऑफ फियरलेसनेस अमॉन्ग्स हिज सब्जेक्ट्स बाय फादरली बिहेवियर, यानी वो अपनी प्रजा को एक बाप की तरह ट्रीट करेगा ऐसा। द ऑथर ऑफ महाभारत
clearly insists that taxation should necessarily avoid any coercive elements and also warns of the consequences. Consequences की जगह पे यहाँ अलग मीनिंग है, रिपरकशंस लिखा होगा छोटे वाले पेम्फलेट के अंदर, रिपरकशंस लिखा होगा। ये मैंने करेक्ट करके इसको कॉन्सिक्वेंसेस दिया। अब समझ रहे हो ना मैंने तुमको ये पेम्फलेट क्यों दिया है? जितने डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना सबको उसके नियरेस्ट मीनिंग के अंदर चेंज किया। तो मैंने जितने इंग्लिश मीडियम वाले थे ना उनको, और जो भी समझ सके उनको सिलेक्ट कर करके मैंने दिया ये पेम्फलेट। बाकी तुम सबको जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे तुमको ये नहीं समझने में तकलीफ होगी तो मैंने उनको ये बड़े वाला दिया, समझे, जिसमें से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी आगे तो वॉन्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, परिणाम ऑफ इट बीइंग एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। यानी अगर राजा एक्सप्लॉइटेशन करने लगेगा, किसी के पास से पैसे छीनने लगेगा तो गलत है। इट हैज बीन प्रोक्लेम दैट ओ युधिष्ठिर द किंग शुड लेवी लाइट एंड हेवी टैक्सेस एंड पीपल इन व्यू ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो युधिष्ठिर को संबोधित करके बोला गया है, यानी उसको एड्रेस करके बोला गया है। क्या बोला गया है कि युधिष्ठिर राजा को इस तरह से टैक्स लेना चाहिए कि सामने वाले की पहले कंडीशन देखो, कंडीशन देखने के बाद टैक्स लो। सोसाइटी की कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन। द किंग शुड कलेक्ट एनी ओनली एन अमाउंट ऑफ टैक्सेस विच डज नॉट लीड द सब्जेक्ट्स इनटू ट्रबल और सोरो और टॉर्मेंट। टॉर्मेंट यानी पेन, दुख, तकलीफ जिसको बोले। जिस टैक्स को कलेक्ट करने से कोई भी परेशानी ना होने, इतना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। द होल फॉर्मुलेशन ऑफ टैक्सेशन शुड बी बेस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। यानी जो टैक्सेशन है ना वो किस पे डिपेंड करेगा? जॉब प्रोफाइल पे और लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर। द किंग शुड डिसाइड द लेविंग एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आफ्टर टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स इन कॉमर्स, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। जबरदस्त ये पैराग्राफ है। मैं ऑलरेडी पूरा का पूरा पैम्फलेट बनाने के टाइम पे उसको डिटेल में स्टडी कर चुका हूँ। ये अगर कोई ऐसा समझे ना हिस्ट्री की तरह से इसको पढ़ना है ना तो तुम्हें ना इसमें जितने जाए उतने घोड़े दौड़ा सकते हो। कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं, 10-12 लाइन के अंदर पूरा है ना महाभारत का कंप्लीट हो जाए, पर उसके बाद में उसको समझाने के लिए बाकी सारी चीजें लिखी गई है। तो देखिए इसमें द किंग शुड डिसाइड द लेविंग एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, प्रॉफिट और गेन कॉमर्स में कितना होता है, एग्रीकल्चर, आफ्टर गेजिंग द इंटरेस्ट। गेजिंग का मतलब मेजरिंग, मापनी करवी, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एज वेल एज people involved in productive industries, money making and other works. The king must also become like the gardener and protect the garden of the state by putting in your all efforts and receive taxes from the protected populace as fruits and flowers coming naturally to you. मतलब किस तरह से, जैसे नेचुरली फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आते हैं ना इस तरह से टैक्स भी अपने पास आना चाहिए, नेचुरली आना चाहिए, वो जोर जबरदस्ती करके नहीं आना चाहिए। Thus, this way, king can enjoy authority in the state for a longer period by engaging yourself in the enrichment of the lives of the citizens। यानी लोगों की लाइफ के अंदर और ज्यादा एनरिचमेंट यानी प्रॉस्परिटी लाना, समृद्धि लाना, उसके बाद वो आगे बढ़ सकता है। द किंग वो एनगल्फ्ड इन ग्रीड एंड एंडरमेंट, वो तो आगे भी आ चुका है, इसको जाने दे, ये सेकेंड टाइम रिपीट होता है। ये पूरा पैराग्राफ सेकेंड टाइम रिपीट होता है, आगे हो चुका है। Economic basis of taxation. It has been prescribed that the king must levy taxes necessarily after giving proper consideration to the sale and purchase of raw material. The expenses incurred on transportation and import. देखो तीन अलग अलग बातें बताई कि मैं इसको तीन अलग अलग हिस्सों में तीन पैराग्राफ को डिवाइड करूंगा। पहले लिखा है कि पहले जब भी अपने रॉ मटेरियल, जब भी अपने कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैंने एक जगह से माल लिया दूसरी जगह में बेच रहा हूँ, तो मैं जब प्रोडक्शन करूंगा ना तो प्रोडक्शन करने के टाइम पे मैं पहले चेक करूंगा कि राजा ये चेक करेगा कि रॉ मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा हुआ। अगर बाहर से इंपोर्ट किया, इस वक्त इंपोर्ट किसको बोलते थे बताए? इंपोर्ट का मतलब हमारे राज्य में जो नहीं बनता है वो बाहर के राज्य में थे, है तो भारत है, पर भारत के दूसरे राज्य में से अगर तुमने लाया ना कोई गुड्स को तो इसको इंपोर्ट बोलते थे वो टाइम पे। तो अगर इंपोर्ट करा तो उसका खर्चा, वेजिस यानी जो पगार देना है लोगों को वो भी खर्चा,
उसके बाद में तुम्हारे सेविंग्स, तुमको जो पैसा सेव करके रखना है, प्रॉफिट, और सस्टेनेंस यानी लाइफ टिकाने के लिए जो भी चीजें चाहिए ना, ट्रेड के अंदर जो भी लोग हैं वो, उसके बाद अपने टैक्स चार्ज करेंगे। ये सब निकालने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसके ऊपर टैक्स अपने को चार्ज करना है। तो कई बार अपने ना यहाँ पे देख के चौंक जाते हैं कि यहाँ पे तो एक जगह पे लिखा है कि 50% टैक्स लेना है। तो 50% टैक्स यानी मतलब तुम्हारी टोटल इनकम के ऊपर नहीं है। तुम्हारी इनकम कौन सी, सब माइनस करने के बाद जो बचता है ना, उसके बाद जो इनकम बची, सब सेविंग वेविंग सब आ गया तुम्हारा उसके अंदर, सब साइड पे निकालने के बाद बची हुई इनकम के ऊपर 50% टैक्स है। तो ये आज के जमाने के टैक्स के हिसाब से तो 5% लगे अपने को। इसमें योगक्षेम ऑफ द सब्जेक्ट बोला गया है। इन द सेम मैनर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, preparations, the consumption, the standards of handicraft maintained and ensured through regular and continuous vigilance. Vigilance यानी कंट्रोल, विजिलेंस यानी कंट्रोल। कुछ को जानबूझ के चेंज नहीं किया है मैंने, इसके पीछे का कारण ये वर्ड आपको आने चाहिए। धीमे 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 ग्रेजुअली ये तुमको समझने पड़ेंगे। विजिलेंस बार बार आएगा ये वर्ड, इसलिए उसको मैंने चेंज नहीं किया। Vigilance and the inspection by the officers, etc., are the points to be taken into account while levying tax on the handicraft artisans and on the people performing these works. तो जो लोग ये काम करते हैं, रेगुलर कंटिन्यूस विजिलेंस, जो हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं ना, वो जमाने में फैक्ट्री बड़ी बड़ी नहीं होती थी, जो भी होता था वो हैंडीक्राफ्ट से होता था, राइट। तो जो भी मजदूर काम करता था उसके अंदर भी इसी तरह से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बचा हुआ उसके ऊपर टैक्स लगाना है। It has been strictly prescribed that a king who has faith in dharma should keep his subjects under his discipline according to his wisdom and strength, keeping in view the well-being of them and being focused on the overall growth and progress of the state. यानी जो राजा धर्म को मानेगा ने, वो डिसिप्लिन में मानेगा, समझदारी में मानेगा, अपने राज को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में मानेगा। जस्ट लाइक समवन, अब ये एक थोड़ा फनी एग्जाम्पल है कि जिस तरह से गाय, दूध देने वाली गाय, तो दूध देने वाली गाय के अंदर से इंसान जब दूध निकालता है तो उस वक्त ये भी देखता है कि वो बछड़े को नुकसान ना होना चाहिए और ना ही गाय को पेन होना चाहिए। ये सब ध्यान में रखने के बाद अपने खुद के पोषण के लिए अपने उस गाय को यूज करते हैं, ऐसा बोला गया। तो एग्जैक्टली ऐसा ही क्या करेंगे स्टेट के अंदर भी, ऐसा ही कि टैक्स ऐसे कलेक्ट करना है ना जैसे जो टैक्स जहां से आने का जरिया है ना, उस जरिए को नुकसान ना पहुंचे। ये एग्जाम्पल ऐसा है जो अपने काम का नहीं है। जस्ट लाइक से लेके वन एंड ऑल लिखा है ने, वो जाने दो। दो पैराग्राफ। इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड फियर ऑफ पनिशमेंट, द किंग शुड स्टार्ट बाय लिटिल एंड लो टैक्सेस। ध्यान दे, राजा जब राजगद्दी पे आए ने तो शुरुआत कैसे करे, कम टैक्सेस से करे फर्स्ट इंस्टेंस यानी पहले, एंड देन स्लोली शुड स्लोली बिगिन इंक्रीजिंग द टैक्सेस एंड कलेक्टिंग द इंक्रीज taxes. After an interval, he should keep on increasing the taxes slowly so that it does not become a burden on anyone. धीमे धीमे टैक्स बढ़ाना है, पर ऐसे टैक्स बढ़ाना है कि सामने वालों को पता ना चले और उसको लगे ना कि यह बर्डन है मेरे लिए। As it is not easy for the king to control all the people at one time, he must therefore befriend, बस बहुत जबरदस्त लाइन है ये, befriend यानी दोस्त बना लेना, एलिट्स, एलिट्स का मतलब जो पैसे वाले लोग हैं ना, सबसे पहले उसके साथ में अच्छी अच्छी बातें करके उनको सेठ बना लो नगर के, बराबर। वो नगर सेठ बोलते थे उस वक्त। तो इनको है ना बराबर से क्या कर ले, अपने बातों के अंदर बराबर से कन्विंस कर ले कि नहीं, तुम्हारे लिए भले के लिए काम करते। फिर वही लोग जब बाजार में जाएंगे ना तो तुम्हारी नुमाइंदगी करेंगे, तुम्हारी नुमाइंदगी करेंगे कि तुम लोगों ने जो सुना है राजा के बारे में वो सब गलत है, राजा तो हमारे भले के बारे में सोचता है, समझे। तो पहले रिच लोगों को बुलाया जाएगा, पहले रिच लोगों को बुलाया जाएगा, उनके साथ में अच्छी बात की जाएगी और उसके बाद में उसको गारंटी दी जाएगी कि राजा जो है ना वो ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। He must focus on convincing the people of taxation as well as making the tax system fair, judicious and acceptable. ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जो सबको फेयर यानी अच्छी लगे, जुडिशियस यानी न्यायी लगे, और एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य लगे। द किंग इज ऑल्सो एडवाइज टू कीप द अनलॉफुल एलिमेंट्स, अब ये भी बताया गया है कि जो गुंडे मवाली है ने उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना है, नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा दे वुड डिसेमिनेट द इविल ट्रेंड्स इन द सोसाइटी। डिसेमिनेट यानी डिस्ट्रीब्यूट,
नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, सोसाइटी में गलत मैसेज फैलाएंगे। द स्टेट शुड नॉट लेट लूज पीपल इन्वॉल्व इन द लिकर ट्रेड, जो दारू का धंधा करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति, गैम्बलिंग जुगाड़ चलाते हैं, ब्रोकर सेक्स वर्कर एक्सेट्रा, सो दैट दे मे नॉट हार्म द इमेज एंड फॉर्चून ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। अब ये बता दूं, ये सारी चीजें लीगल थी, पर एक हद तक लीगल थी। इसको राजा के इमेज को या तो राज्य के इमेज को बर्बाद करने के लिए नहीं यूज किया जा रहा था, ये सारी चीजें लीगल थी। दे मे बी परसुएडेड टू लीव द स्टेट, कई बार अगर वो गलत काम करे तो इनको परसुएडेड यानी जोर जबरदस्ती से राज्य के बाहर निकाल देना चाहिए। एंड सेटल एल्सवेयर टू बी और बी केप्ट अंडर स्ट्रॉन्ग स्टेट, क्या लिखा है, विजिल। विजिल का मतलब होता है वॉच, तुम्हारे में वॉचर लिखा है, उन्होंने VIGIL लिखा है, तो विजिल यानी वॉच। द सिनर्स मस्ट बी क्रश, सिनर्स यानी पापी, उनको क्रश कर देना है यानी खत्म कर देना है बाय द स्टेट अथॉरिटी, सो दैट द सिन डज नॉट परपेट्रेट, परपेट्रेट यानी फैलना, यानी पाप फैले ना, इसलिए पापियों का नाश करो। गुजराती में फिर वो विचार विस्तार क्या देखा था, हणोना पापी ने पाप बन से द्विगुण जगना, हणो पाप ने अडग मनना गुप्त बढ़ती, ये तो उल्टा हो गया ना फिर। गुजराती में विचार विस्तार आता था ये कि पापियों को अगर मार दोगे ना तो वो तो डबल हो जाएगा फिर, क्योंकि तुम भी उसके अंदर गुनाह में आ गए, तुमने उसको खत्म किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने उसको मारने का गुनाह किया। यहाँ उल्टा लिखा है कि पापियों को खत्म कर दो। सोसाइटी चेंज होती है, ध्यान दो, ये कितने साल पुराना है, ये महाभारत के टाइम का है, यानी आपको उसका कंप्लीट ईयर भी पता नहीं है, तब है ना इतिहास लिखा भी नहीं जाता था बराबर से। वेद व्यास ने अगर नहीं लिखा होता तो शायद ऐसा होता ने कि कुछ चीजें हमारे तक पहुंचती नहीं, बराबर। तो यहाँ पे इसीलिए बात बताई गई है कि वो जमाना अपने हिसाब से कंप्लीट था, क्योंकि वहां पे है ना सब ये देख रहे हो, मैंने आगे बताया कि लीकर का ट्रेड, दारू आसानी से मिलना, प्रोस्टिट्यूशन गैम्बलिंग सब अलाउड था, सब अलाउड था। द्रौपदी को किस में आ रहे थे, गैम्बलिंग में जा रहे थे ना। It has been also been prescribed that the state should provide additional help in the forms of cash or kindness to the people who have problems and need special assistance. जिनको मदद की जरूरत हो ने उन तक पहुंचाया जाए मदद। And the state must be kind hearted and sympathetic towards the people who are pained and deprived. Pained का कुछ अलग लिखा होगा, हाँ एग्रीव्ड, एग्रीव्ड को हमने पेन्ड लिखा है, PAINED, एग्रीव्ड लिखा है, एग्रीव्ड। दिस इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो द धर्म ऑफ द किंग। लॉ में तुम पढ़ते हो एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी यानी जिसको तकलीफ हुई ना उस पार्टी को अपने एग्रीव्ड पार्टी बोलते। टैक्स कलेक्शन पर्सोनेल, it is prescribed that the primary duties of a king entail sufficient and regular observation and vigilance of the subject। वापिस आया देखो विजिलेंस, विजिलेंस यानी कंट्रोल, यानी लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड असिस्टेंस एंड सस्टेनेंस टू पीपल हु डू नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ अर्निंग, यानी गरीबों के लिए क्या करें, गरीबों के लिए, उनके लिए जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबिलिटी यानी मतलब जो अपंग लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, उनके बारे में बताया गया। Giving financial help to people whose life is dependent on state assistance and remaining focused on endeavors यानी मेहनत of the promotion of the interests of the state and its people। अब ये तो लिखा कि गरीबों के लिए क्या करेगा, तो गरीबों के लिए आसान होना चाहिए इस मामले के अंदर कि उन तक वो सब चीजें पहुंचे जो उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन एक और चीज बताई गई कि जो भी मिनिस्टर्स है, द किंग इज एडवाइज टू एम्प्लॉय मिनिस्टर ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफ गुड फेथ, यानी भरोसे वाले आदमी को, जो इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, जहां से सोना निकलता हो, ऐसी माइंस के अंदर, सिल्वर एंड अदर माइंस। होलसेल मार्केट में जाएंगे, रिवर बैंक्स, नदी किनारे, नदी किनारे इसलिए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेजे जाते थे नदी से। बोट घाट, मार्केट्स ऑफ फूड, ग्रेन,
salt and vegetables, and markets of cattle, bullion, bullion यानी हर तरह की मेटल, उसको bullion बोला जाता है, etc. in order to maximize income through taxes. यानी ये सब लोग सुपरविजन करने के लिए जाएंगे, चेक करने के लिए जाएंगे कि कितनी चीजें निकल रही है जमीन में से और उस पर कितना टैक्स हमको लगाना है. Mahabharata, while explaining the principles of the taxation system in ancient India, prescribed that the king should desire to collect the finances through legitimate and acceptable terms. Like ये आएगा 100% MCQ में, sixth portion of the income of the subject, 13.33%. टैक्स कितना होना चाहिए? 13.33%. नहीं, 16.67% मेरे ख्याल से है ना. यस, 16.67% होगा. 6th यानी levying and collecting reasonable taxes, giving financial punishment to criminals and law breakers. यानी जो लोग कानून तोड़े उसको सजा भी मिलनी चाहिए. Providing protection to the traders and producers and receiving fixed salaries for all these jobs. और ये लोगों को फिक्स सैलरी मिलेगी अपने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए. महाभारत प्रोवाइडेड दैट those people who enrich the treasuries of the state should always be given sufficient state protection. जो लोग खजाना भरने वाले लोग हैं, यानी खजाने तक पैसा लाने के लिए काम करते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन देना चाहिए. नहीं तो होगा क्या, जो लोग स्टेट एक्सचेकर है यानी ट्रेजरी के अंदर पैसा लाने वाले लोग हैं, उनको अगर तुमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो दे में भी सिंगल आउट, यानी उनको अकेला पार दिया जाएगा समाज से, और डिस्ट्रॉयड हेल्पलेस लिया उनको खत्म कर दिया जाएगा. क्योंकि याद रखो, टैक्स कितना भी कोई भी जमाना हो, टैक्स पे करना किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता. तो टैक्स कलेक्ट करने वाला उसके लिए दुश्मन है. तो जब भी अगर समझो इसको प्रोटेक्शन ना दिया गया तो वो आदमी को क्या करेंगे, लोग सिंगल आउट करके मार डालेंगे. और ये लोग क्या करेंगे, लूट द स्टेट ट्रेजरी, और उसके बाद में लूट लेंगे इन सब चीजों को. अब नेगेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिच. नेगेशन यानी मना किया गया कि रिच यानी पैसे वाले लोगों का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण आपको नहीं करना है. इन मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे डेमोक्रेसीज द टैक्स सिस्टम कैसी होती है कि हम लोगों, पैसे वाले लोगों के पास से पैसा छीन लेंगे, लेकिन साथ में वो करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि टैक्स इवेजन होता है, यानी टैक्स की चोरी होती है. मैसिव टैक्स इवेजन यानी बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी होती है. नन ऑफ द रिच पीपल ऑफ द स्टेट शुड हैव एनी डाउट. डाउट का कुछ अलग लिखा है इसमें, साइनिसिज्म लिखा है. साइनिसिज्म का मतलब डाउट. सिंपल वर्ड के लिए डिफिकल्ट वर्ड लिया गया है, इसलिए मैंने उसको रिप्लेस किया है डाउट से. डाउट और एप्रीहेंशन, डाउट और एप्रीहेंशन दोनों का सेम मीनिंग है. दैट द स्टेट इंटेंड्स टू एक्सप्लेन देम बाय हेवी टैक्सेशन बिकॉज ऑफ देयर गुड फॉर्च्यून्स. कई बार है रिच लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम पैसे वाले तो हमारा गुनाह हो गया, हमारे पास से सरकार ज्यादा टैक्स लेती है. ये ऐसी फीलिंग उनके अंदर नहीं आनी चाहिए. इट हैज बीन एडवाइज्ड टू द किंग दैट ही शुड गिव ड्यू वेलकम एंड हॉस्पिटैलिटी टू द रिच. एफ्लुएंट लिखा होगा इसके अंदर. एफ्लुएंट का मतलब रिच. एक्चुअली एफ्लुएंट है ना, उसमें लिखने में गड़बड़ हो जाए ने तो मीनिंग चेंज हो जाता है. एफ्लुएंट में पहले ए से शुरू करो ने तो रिच, और अगर ई से शुरू करो तो ड्रेनेज का पानी. तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी टू द एफ्लुएंट में ई लिख दे तो मतलब गटर के पानी को वेलकम करो. ये हो गया, समझे. एंड हॉस्पिटैलिटी टू द रिच एंड वेल्दी पीपल वेन एवर दे अप्रोच हिम. यानी जब भी ये लोग आए ने तो उनकी तरफ राजा को क्या अच्छा बर्ताव करना चाहिए. द किंग शुड जनरसली अपील. जनरसली यानी उदार मने. अपील टू देम टू बी चैरिटेबल एंड टू असिस्ट द स्टेट इन द मटेरियल ग्रोथ ऑफ द पीपल. वो लोगों को, इन पैसे वाले लोगों को सिर्फ अपील यानी रिक्वेस्ट करेगा. राजा रिक्वेस्ट करेगा कि आपको हमारे ये लोगों की मदद करनी है. The king has been advised to recognize the fact that these rich people are an integral part of the state. Their economic possessions and financial progress are not at all against the interest of the state. Their richness is a virtue, not a demerit. अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. रिच लोग ने तुम्हारी सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है. याद रखो, राज इन्हीं से चलता है, क्योंकि गरीबों के पास से टैक्स लेना नहीं है. तो रिच लोग अपनी मर्जी से अगर टैक्स देंगे तो वो अपने लिए बेनिफिशियल है. तो यहाँ पे बताया गया कि रिचनेस
वर्च्यू यानी सद्गुण है, उनके लिए अच्छी बात है, नॉट अ डीमेरिट यानी खराब बात नहीं है। अगर रिच लोगों को ऐसा फील होने लगे कि हम बेकार में पैसे वाले हैं, सब तो पैसा लूट जाता है राजा, तो ये गलत। Therefore only due taxes should be collected from them. तो जितना पैसा कलेक्ट करना उतना उनके पास से कलेक्ट करना है। The author of Mahabharata believes that if the king imposes additional taxes on businessmen and further burdens them by ignoring their profit and loss account, बहुत अच्छा लिखा है ये पैराग्राफ। इसमें क्या लिखा गया है कि अगर तुम इग्नोर करोगे कि पैसे वाला कितना पैसा कमा रहा है, पर खाली तुम इसके ऊपर टैक्स लगाते जाओगे, तो वो क्या करेगा, दूसरे स्टेट में जाके सेटल हो जाएगा। वो टाइम पे थोड़ा वीजा लेना पड़ता था, सीधा दूसरे स्टेट में चले जाए और पूरा का पूरा उसकी जो भी मिलकत है उससे तुमको हाथ धोना पड़े। इसीलिए राजा को एडवाइस दिया गया कि उनको प्रोटेक्ट करो, किन लोगों को, जो रिच लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करो। फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द इवेंट्स ऑफ डिप्राइवेशन और ऑफ मेजर लॉसेस इन कॉमर्स में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू देम बाय द स्टेट। यानी अगर जब लगे ना कि जब वो तकलीफ में है, पैसे वाले भी तकलीफ में आ सकते हैं, तो राजा की तरफ से उसको मदद होनी चाहिए। इट हैज बीन एम्फेसाइज्ड इन महाभारत several times that it is one of the important duties of the state to ensure there is comfortable and conducive environment for the business community to remain engaged in trade and production, thereby adding to the growth and development of the state as a whole, as well as to provide safe and secure working condition for all citizens throughout the state. This is considered to be the best possible duty and obligation of the king. राजा की फर्ज क्या है? राजा की फर्ज ये बनती है कि जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, जिससे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो राज्य की इनकम बढ़ेगी, राज्य की इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब स्टेट ट्रेजरी फुल होगी और इससे दूसरे लोगों का भला किया जा सकता है। टैक्स कलेक्शन इन इमरजेंसी। द स्टेट में रिक्वायर मोर फाइनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब मैं बार बार बोल चुका, इमरजेंसी कब आती है? इमरजेंसी तभी आती है ना जब लगता है कि कोई अपने पे अटैक कर रहा है, तभी इमरजेंसी का माहौल क्रिएट होता है। तो द स्टेट में रिक्वायर मोर फाइनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसीज बट इंक्रीजेज इन टैक्स मे प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव यानी अपोजिट, प्रोडक्शन के अपोजिट में। So the king in this condition will have to prove his individual abilities, communication skill, logical prudence, prudence यानी समझदारी, and capacity to reach out to the people in order to increase their cooperation and participation in the activities of the state. क्या करेगा राजा? सबसे पहले तो अपनी खुद की एबिलिटी को दाव पे लगाएगा, कम्युनिकेशन करेगा लोगों के साथ में, समझदारी से काम लेगा और अपनी फुल कैपेसिटी को इसके अंदर इख्तियार करेगा। सबसे पहले ढिंडोरा पीटा जाता था कि राज्य के अंदर इमरजेंसी है, राइट, और उसके बाद में लोगों से अपील की जाती थी कि इस मुश्किल टाइम के अंदर आपको अपने पास जो भी बन सके ऐसी मदद राजा को करनी पड़ेगी। पहले ये कन्विंस किया जाता था, फिर ना माने ना तब जबरदस्ती की बात, बराबर। For this purpose, the king has to encourage the people for contributing more to the state exchequer by way of paying increased tax. ज्यादा टैक्स भरने के लिए लोगों को एनकरेज करने के पहले कन्विंस करना है, उनके बात, उनको दिमाग में बात उतारनी है अपने को कि पैसे की ज्यादा जरूरत है। इंटरेस्टिंगली महाभारत हैज प्रेजेंटेड द होल प्लान ऑफ दिस सिचुएशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्प्रेड करो कि भाई स्टेट में इमरजेंसी का माहौल है और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारा ट्रेजरी यानी खजाना फुल हो जाए। ही शुड ट्रैवल थ्रू आउट द स्टेट, फिर अलग अलग जगह पे जाके लोगों से बात करेगा थ्रू आउट द स्टेट इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन हिम, लोगों को उसके ऊपर भरोसा बरकरार रहिए। एंड स्टेट अथॉरिटी, ही शुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द सीरियसनेस ऑफ द कैलामिटी, यानी जो तकलीफ आई है, कैलामिटी यानी मुसीबत, कैलामिटी यानी मुसीबत, जो मुसीबत आई है उसकी सीरियसनेस के बारे में समझाना। एंड उसके हॉरिफाइंग इफेक्ट, हॉरिफाइंग यानी डेंजरस इफेक्ट, डरावने वाले इफेक्ट। An analysis of tax policy of the state reveals that the canons of taxation advocated by, canons यानी parts, different ideas of taxation, Adam Smith and other modern economists were in practice in one way or another much before these were proposed by their proposers. Propounded लिखा होगा यहाँ पे, propounded का मतलब proposed, by their propounders यानी proposers,
the tax system of the ancient state, Indian state, had been quite reasonable, rational, convenient, elastic and appealing. मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि मैं सिर्फ एक बार रीड करता था, कोई भी वर्ड हो मेरे को एक एक पूरा पूरा पेज याद करने के लिए खाली एक बार रीड करने की जरूरत पड़ती थी। आज भी ऐसा ही है, मेरे को सारे वर्ड याद है कहाँ मैंने करेक्शन किया है। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मुझे पता चलते जा रहा है। और ये कितनी बार किया, एक ही बार। और ये किस लिए होता है पता है? तुम्हारा कंसंट्रेशन, जो मेन पार्ट होता है ना अपनी पढ़ाई का, वो कंसंट्रेशन। साइड पे कोई भी चीज रखी हो ने, जो जला करती हो बार बार, है, टिन 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 बोला करती हो, तो कुछ ध्यान नहीं रहता। ये टिन 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 बंद हो जाए ने, 100% कंसंट्रेशन के साथ करो, तो तुम्हारा माइंड भी ऐसा ही बनाए ऊपर वाले ने कि तुम भी इसको याद कर पाओ। बट क्या हम ये सब चीजों को इग्नोर करते हैं? मैं एक ही बार में बार बार बोलता हूँ, मैं सिर्फ एक बार पढ़ता रहा, लेकिन वो एक बार ऐसा पढ़ू ना कि इस वक्त मेरा पूरा 100% उसके अंदर ध्यान है। ध्यान बीच में से गया ना तो वापिस पढ़ो। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, समझे ना? तो देखो, ये हिंदू टैक्सेशन में जनरल प्रिंसिपल्स क्या थे? ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं, लालचू राजा पूरे के पूरी प्रजा का खात्मा कर देगा। दूसरा, ओवर टैक्सिंग नॉट अलाउड। तीसरा, एक्स्ट्रा वेगन स्टेट, जो उड़ाऊ खर्चे करने वाला हो ने, वो स्टेट अपोज किया गया। मॉडरेट टैक्सेशन इज अप्रिशिएटेड। मॉडरेट यानी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। टैक्सेशन ऐसे होना चाहिए जो लोगों के ऊपर बर्डन क्रिएट ना करे। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स, वो माइल्ड इंक्रीज करो लेकिन धीमे धीमे इंक्रीज करो। टैक्सेस प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर होने चाहिए, एट प्रॉपर टाइम एंड इन प्रॉपर फॉर्म। टैक्सेशन कभी भी पेनफुल नहीं होना चाहिए। टैक्सेस जब भी अपने किसी के ऊपर भी लगाए चार्जेस, तो इनपुट और आउटपुट को ध्यान में रख के, कितना रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा हुआ, कितना हमने प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ऑल द इम्पोर्टेंट फिजिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल लेविंग टैक्सेस। टैक्सेस के टाइम पे सब बातों को ध्यान में रखना है। फिजिकल यानी तुम्हारे पास क्या काबिलियत है, इकोनॉमिक यानी तुम्हारा बिजनेस कैसा चलता है, ह्यूमन फैक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं, ये बात सब आ गई उसके अंदर। imports harmful to the state और फ्रूटलेस लग्जरीज, उसको तुरंत रोक देना है बाहर से। यानी डिस्करेज कैसे करेंगे? लोगों को यूज करने से रोक नहीं सकते तुम, लेकिन क्या करेंगे हम उसको रोकने के लिए उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे। आज भी ऐसा ही है, लग्जरी के ऊपर हम टैक्स ज्यादा लगाते हैं जो अगर इंपोर्ट करने की आई तो। बेनिफिशियल इंपोर्ट, उसको फ्री कर देना चाहिए। इकोनॉमिक कंसिडरेशन आर प्रोमिनेंट एवरीवेयर। प्रोमिनेंट, प्रवर्तमान, एग्जिस्टिंग। प्रोडक्टिव पावर्स आर नॉट टू बी हैम्पर्ड। प्रोडक्टिव पावर्स को हैम्पर्ड यानी रोकना नहीं है। इनोवेटिव इंडस्ट्रीज आर टू बी एनकरेज्ड। नई इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट दो। और टैक्सेस ग्रेजुअल, धीमे धीमे होने चाहिए, एंड विद रेफरेंस टू कैपेसिटी एंड नॉट इन एन ऑब्नोक्सियस फॉर्म। ऑब्नोक्सियस का मतलब जैसे वैसे नहीं देखा, अनप्लेजेंट बोल सकते हो उसको, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। किसी को पसंद ना है ना वैसा।